राजा द्रविड़ीज अपन अगला के चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अपने सर चैप्टर सर क्लास नाइन्थ में क्या पढ़ा था? क्लास नाइन में हमने वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की वन वेरिएबल्स तो सब पढ़ लिया था अपन ने, है ना। और पीछे वाले चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ा। अगर पॉलिनोमियल्स पढ़ा है आपने तो ये आपको चैप्टर इजीली आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ इक्वेशंस का पॉलिनोमियल्स में क्या था सर? पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अपन को फॉर्मूला पढ़ा था अपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ होगा। यहाँ यूज़ उतना नहीं होगा पर आगे जाके होगा, पर इसमें अगर वो समझ लिया तो यही ये चीज़ इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। तो सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का सर मतलब लीनियर इक्वेशन सर हमने क्लास नाइन में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशंस वो होती है जो इक्वेशन कोई भी इक्वेशन हो जो लीनियर हो, मतलब जिसकी पावर जो भी वेरिएबल हो। वेरिएबल क्या होता है सर? जो चेंज हो सकता है। जो चेंज हो सकता है उसको वेरिएबल कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जो चेंज नहीं होता है, तो जो वेरिएबल जिसकी पावर वन हो उसको अपन क्या बोलते हैं? वे लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे ऐसी इक्वेशन जिसमें उसकी वेरिएबल की पावर वन हो। ठीक है सर। अगर टू वेरिएबल की बात करें तो मतलब एक इक्वेशन में सर कितने वेरिएबल्स है? टू वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है सर? टू वेरिएबल। जैसे कि हो गए एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फोर सर। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फोर में क्या है सर? पावर तो वन ही है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, और टू वेरिएबल्स है। कितने सर? एक और दो। दो वेरिएबल है, तो इसको अपन बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है सर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अपन ने पढ़ लिया अभी तक। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जर्नल फॉर्म। अब फॉर्म क्या होती है जो जर्नली अपन बोलते हैं उसकी? जैसे मैंने बताया था एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। एक्स प्लस वाई की अगर मैं एक्स का आगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसे कहते हैं सर? सर हम याद दिला देते हैं, कोफिशिएंट उसको कहते हैं जो भी पावर जिस भी वेरिएबल के आगे कोई कांस्टेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर कोफिशिएंट। ठीक है। जैसे एक्स के अगर आगे कोई कोफिशिएंट होगा उसको अपन कांस्टेंट बोलेंगे, उसको ए से डिनोट करते हैं। वाई के आगे होगा उसको बी से, किससे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर अपन ने जनरली माना हुआ है कि उसको ए बी सी से डिनोट करेंगे। अब ये जो प्लस फोर होगा, अगर सर मैं इसको प्लस फोर को अगर मैं इक्वल्स टू से इधर ला दूँ क्या माइनस में आ जाता है? माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो लिख सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये माइनस फोर होगा, ये होगा सी। ठीक है सर। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? इसमें अब इसमें अपन ने बोला टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन है। एक तो ये इक्वेशन होगी, और एक मैं ये बोल दूं कि टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू फाइव। तो एक इक्वेशन ये होगी जिसमें, अब आप समझ रहे हो ना? हाँ सर, कोफिशिएंट एक्स का क्या होगा? टू। ठीक है सर, एक्स का कोफिशिएंट होगा टू, और ये होगा एक कोफिशिएंट। ठीक है। ए से डिनोट कर दूँ, सबको ए से डिनोट नहीं करूंगा, बी से और सी से डिनोट नहीं करूंगा। अगर सर मैं इसको, सर इसको अगर मैं माइनस इक्वल्स टू जीरो रख दूँ तो ये सी से डिनोट करूंगा। ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है सर? ये अपन सबको इसमें डिनोट नहीं करेंगे, तो इसको वन, इसको ए वन ए बी टू और सी टू से डिनोट, सी वन से डिनोट करेंगे। ठीक है, बी वन और सी वन, और इसको ए टू बी टू और सी टू से डिनोट करेंगे सर। ठीक है, हम डिनोटेशन पढ़ गए, अब आगे बढ़ते हैं सर। सर जर्नल फॉर्म ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन क्या है? सर ये कहाँ से लिया हुआ है? एनसीईआरटी से सर। ये सब एनसीईआरटी का ही तो है, बाहर का तो नहीं है। हाँ सर, सारे एनसीईआरटी का है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आगे जो अपन नेक्स्ट अपन जो वीडियो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इन सारे के, जिसमें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, सब होंगे। पर यहाँ एक आपका बेस बनाने की जरूरत है, और बेस बनाने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करिए। ठीक है सर। तो अब बेस बनाने के लिए हम पढ़ लेते हैं कुछ चीज़। जैसे पेयर ऑफ लीनियर, मैंने लीनियर इक्वेशन अभी बात करी थी सर, क्या थी सर? ये थी लीनियर इक्वेशंस। सर जो ये लीनियर इक्वेशंस होती है, इसके सॉल्यूशंस कब नहीं होते? जब इसके नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, एक बार समझना, जब भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं, मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तब अपन इसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है सर। सर जब सॉल्यूशन आए तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है सर। और सर अगर सॉल्यूशन आए पर बहुत सारे सॉल्यूशन आए का मतलब सर अपन क्या बताना चाहते हैं? सर सॉल्यूशन से मतलब आपका क्या है? सर सॉल्यूशन से मतलब ये है, जैसे एक ग्राफ है। ठीक है सर। ग्राफ है, उसमें अपन कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू फोर, टू एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल्स टू फाइव, है ना। इसको अपन अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं, सर ग्राफ में प्लॉट करना आप बताओगे? हाँ सर बताएंगे। पर अगर मैं मान लो कि इस ये क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसी है, ये जो इक्वेशन है मान लो कि ये कुछ ऐसी है, मैंने खुद से माना है कि ऐसी ऐसी है, तो इसमें जिस भी पॉइंट पे इंटरेक्शन होता है ना इन दोनों पॉइंट्स का, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब जब दो लीनियर इक्वेशन किसी पे इंटरसेक्ट करती है, किसी पे मिलती है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर एक बार मिल रही है तो एक सॉल्यूशन, अगर सर मिल ही नहीं रही है तो नो सॉल्यूशन, मतलब इसको पैरेलल है। ठीक है सर, ये समझ रहे हो हम? और अगर सर ये बहुत बार मिल रही है, मतलब लगभग ये यहाँ से होके ये सीधी गई है यूं, है ना सर, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है सर, हम समझ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसको कहेंगे, और यही आगे इसमें लिख रखा है। ठीक है सर। और अपन, तो अब अपन ने मान लिया था कि सर ये नो नो सॉल्यूशन आएगा इसका।
सर वाइट रेड ले लेते हैं। नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट। एक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, और ये भी कंसिस्टेंट ही होता है, जो इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है वो भी कंसिस्टेंट ही होता है, पर उसको अपन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ। बोलने का नाम है सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही होता है। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं है। पर अपन इसको जो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है उसको एक अलग नाम दे रखा है, उसका नाम क्या है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सर, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है सर। सर ये ध्यान रखना, जो डिपेंडेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कंसिस्टेंट ही होता है सर, बता दिया आपने। सर ये बताओ, ये मेन पॉइंट है ना, द लाइन में इंटरसेक्ट, मैंने आपको बताया था ग्राफ वाला, जब एक सिंगल पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे सर, यूनिक सॉल्यूशन, कि जिसका सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है। अगर लाइन पैरेलल है, जो मैंने बताई थी, दो जो इंटरसेक्ट नहीं करी, उसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, जिसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। जिसका नो, देखो सर, नो सॉल्यूशन का मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं मतलब इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इंटरसेक्ट नहीं हो रही मतलब सर, मतलब वो पैरेलल है लाइन। ठीक है सर, ठीक है। और सर द लाइंस में भी कौन साइड, मतलब कौन साइड मतलब मिल रही है, मतलब कौन साइडली चल रही है, साथ साथ में चल रही है। अगर साथ साथ में चल रही है और साथ साथ में के साथ बिल्कुल चिपकी हुई भी चल रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है बहुत सारे पॉइंट्स पे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जिसको अपन डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसको अपन कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस भी कहते हैं सर। और जिसमें सिंगल पॉइंट पे मिल रही है, मतलब एक पॉइंट पे मिल रही है, एक सॉल्यूशन दे रही है, मतलब वो भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है सर। सर ठीक है, जनरल फॉर्म पढ़ लिया, मतलब एनसीईआरटी का हमने वो स्टार्टिंग का बेस बना दिया कि सर लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, नो सॉल्यूशन कब होते हैं, कंसिस्टेंट कब होती है, ठीक है, नॉन इनकंसिस्टेंट कब होती है, डिपेंडेंट कब होती है, जिसका नो सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन कब होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। सर मेनली हमें क्या याद रखना है, मेनली सर हमें ये, देखो अपन को तीन तीन टर्म याद रखनी है। क्या याद रखोगे आप, यूनिक सर, और क्या याद रखेंगे, नो सॉल्यूशन, और क्या याद रखेंगे, और हम याद रखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखनी, क्योंकि इसी के आगे इसी पे क्वेश्चंस भी है आपके, आई थिंक एक्सरसाइज जो 3.1 है वो इसी पे है। ठीक है, तो चलो अब ये मैंने ये भी एनसीईआरटी से लिया है, अपन देख लेते हैं क्या सर बोल रहा है। सर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अपन को बोल रखा है, अगर अपन को सर, अब हमें तो ग्राफिकली आपने देखा, ग्राफिकली भी आपने अभी आपने बताया नहीं है, पर अगर वो बताओगे तो सर आपको हमें पता चल जाएगा। देखो सर, x-2y था इक्वल्स टू जीरो दे रखा था, 3x+4y -20 इक्वल्स टू जीरो दे रखा था। दो इक्वेशन थी सर, दो इक्वेशन को मैं x और y की वैल्यू डालूंगा और उससे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूंगा कि लाइन कैसी है, लाइन कैसी है ना, ये कर दूंगा। पर सर ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले हमें किसी चीज़ से पता चल सकता है कि क्या ये सॉल्यूशन यूनिक है, क्या ये सॉल्यूशन मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या नो सॉल्यूशन। हाँ सर पता चल सकता है, कैसे, ठीक है सर, वो समझते हैं। सर हमें पता चल सकता है, हाँ, तो सर हमें पता चल सकता है, हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें बोला था एक्स के आगे जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, A1, वाई के बाद होता है उसको B1, और जो कांस्टेंट होता है उसका C1। ठीक है, इससे A2, B2, C2। ठीक है सर, हम समझ गए ऐसे बोलते हैं ना। तो हाँ, तो अब क्या करेंगे, तो जो A1/A2 होता है, ठीक है, क्या याद रखना सर, A1/A2 होता है, मतलब इन दोनों का 1/3 का, ये 1 है इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1/3 का जब अपन डिवाइड करेंगे, उसका रेशियो लेंगे, अगर वो इक्वल्स टू, मतलब इक्वल नहीं आ रहा है, किसके इक्वल नहीं आ रहा है, B1/B2 के। ये यहाँ जो इक्वेशन है इसकी इक्वल नहीं आ रहा है, का मतलब समझ लेना उसका एक सॉल्यूशन तो पक्का है। देखो अगर उसके स्टार्टिंग में ही कुछ नहीं आ रहा है, मतलब उसका एक सॉल्यूशन आगे बन रहा है, देखिए वरना क्योंकि किसी का भी होगा तो इसका पहला जो पार्ट टिक हो जाएगा, A1/A2 और B1/B2 टिक हो जाएगा, पर आगे का पार्ट टिक नहीं होगा। पर अगर इसके पहले ही पार्ट टिक नहीं होता, मतलब उसका एक सॉल्यूशन है, क्या है सर, क्या याद रखना है सर, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है। और सर अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 आ गया, पर सर अगर C1/C2 इक्वल नहीं आया, उसके C1 C2 इक्वल नहीं आया, तो अपन उसको क्या बोल देंगे सर उसको बोल देंगे उसको सॉल्यूशन ही नहीं है। अच्छा सर, मतलब ये कंफ्यूज हो रहा है सर कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं, आपको क्या याद रखना है, एक सॉल्यूशन कहाँ आता है, जब ये चीज, पहली चीज, ये जो डिपेंड नहीं करती, ये रेशो इक्वल नहीं आता है। ठीक है, और जब इन दोनों के रेशो इक्वल आते हैं पर C1/C2 के इक्वल रेशो नहीं आता, उनको याद रखना है वो नो सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन नहीं। और सर ठीक है, लास्ट हमें पास एक ही बचा है, वो क्या बचा है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, मतलब सब इक्वल होंगे, तो सर क्या होगा, इसका मतलब ये होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर हम समझ गए, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पता है, यूनिक सॉल्यूशन पता है, कैसे पता चल गया सर, बिना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे हुए हमें पता चलता है। अगर हमें इक्वेशन दे दी दो तो हम पता कर सकते हैं उसमें सॉल्यूशन है या नहीं है, या कितने हैं। ठीक है, ठीक है सर, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए सर बस ये बता रखा। और एक चीज़ याद रखनी, इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपने बताया इंटरसेक्ट करती है, कौन साइड लाइन मतलब साथ में चलती है, पैरेलल लाइन मतलब
सेम इक्वल लाइन है, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है सर, अब अपन आगे पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हाँ वही, एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है, आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने बार बार पीटी लगाई जिससे आपको याद रहे। सर क्या याद रहे? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या है वो? कंसिस्टेंट। ठीक है, और फिर एक और थी, क्या था सर? एक और था कि वन नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या सर? नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और एक और था सर, क्या था वो था अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, या फिर उसको कंसिस्टेंट बोलो या फिर उसको डिपेंडेंट बोलो, है ना? तो सर आपको ये रिकॉल कराने के लिए मैं याद दिला रहा हूँ। याद आ गया, समझ में आ गया? ठीक है सर, अब मेरे इंट्रोडक्शन में हमारा बेस अच्छा क्लियर हो गया। आप बस कुछ मेथड और टेक्निक्स बता दो इन लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना और किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक्स और वाई निकाल सकते हैं। अगर हमने ये समझ लिया तो हमारा ये चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा और हम बोर्ड्स फोड़ देंगे सर। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड समझना है। देखो चार मेथड है वैसे तो, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपकी रिलेटेड पोर्शन है, इस साल नहीं आ रहा है, तो उसका मैं ब्रीफ जरूर दे दूंगा, पर वो नहीं आ रहा तो आपको उसमें ध्यान देंगे। तीन सॉल्यूशन पे ध्यान रखने के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। वैसे सब्स्टिट्यूशन आगे तो एलिमिनेशन आ ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे इतना। और ग्राफिकल मेथड में तो वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना है। और एक चीज, अपन किसी भी स्ट्रेट लाइन, क्या सर याद रखना, ये चीज बहुत याद रखनी क्योंकि 11 12 जेई वी सब जगह आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट में इस चीज को आप नोट कर दो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये जो चीज है ना, उसको आप गार्ड बांध दो सर। क्यों? ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन। और कोई भी अपन जो लाइन अज्यूम करते हैं ना, कोई भी लाइन अज्यूम करते हैं उसको स्ट्रेट लाइन में अज्यूम करते हैं। इसलिए अपन जो भी करेंगे ना उसमें लेट लेंगे, और लेट लेके ये इक्वेशन है, ये बेस इक्वेशन है। ये बेस इक्वेशन है किसकी सर? लाइन की ये बेस इक्वेशन है। फिर इससे स्ट्रेट लाइन अगर प्रूव होता है तो वो हो जाएगा, वरना अगर लाइन्स अलग अलग होगी तो वो भी प्रूव हो जाएगी कि हाँ ठीक है सर हो ही नहीं रही है, मतलब वो प्रूव हो जाएगी कि दूसरी लाइन से। पर ये चीज़ याद रखनी है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सर कुछ बता दो, वाई क्या है? वाई तो वेरिएबल है, एक्स क्या है? वेरिएबल है, सी क्या है सर? सर सी कांस्टेंट है। पर मान लो सर ऐसा कांस्टेंट है जो एक्स पे आ रहा है या फिर वाई पे आ रहा है, मतलब एक्स पे आ रहा है मतलब क्या है? इसकी वाई की वैल्यू जीरो है। मैं अगर बोलूंगा या वन, अपन कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, और यहाँ वाई होता है, वाई को भी पॉजिटिव में लेते हैं, तो 1 2 3 4। इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि अगर टू पे कोई पॉइंट आ रहा है तो मतलब क्या है? टू पे कोई पॉइंट आ रहा है मतलब वहां का वाई जीरो है, क्योंकि वाई में कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक्स है। मतलब क्या है? टू जीरो है। और ऐसा होता है ना तो इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और अगर वाई पे होगा तो वाई इंटरसेप्ट, इसको सी कॉन्स्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और एम जो होता है इसको बोलते हैं अपन स्लोप। क्या बोलते हैं सर? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप जैसे मैंने कोई भी ग्राफ बनाया ना, और दो लाइंस के बीच का ये जो एंगल बनता है ना, स्लोप, स्लोप में जैसे ट्राइंगल एंगल बनता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो स्लोप बनता है ना उसको अपन बोलेंगे, दो लाइंस के बीच का जो स्लोप बनता है उसको बोलेंगे अपन एम। ठीक है, ये चीज़ बस ये याद रखने की जरूरत है, आपके सिलेबस में नहीं है अभी तो नहीं है, बट याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये कोर बेसिक कॉन्सेप्ट है आगे कोई भी चैप्टर्स के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के आगे चैप्टर, क्योंकि अलजेब्रिक की है वैसे भी आगे तो, है ना? तो ये चीज़ समझ ली सर। ठीक है, और प्लॉट देखो, अगर अपन को ये वाई एक्स मिल गए तो अपन क्या कर देंगे? प्लॉट कर देंगे ग्राफ में। सर ग्राफ में हमें ये चीज़ ध्यान है, पर आप और बता दो। सर ये एक्स पॉजिटिव में होता है सर, यहाँ एक्स नेगेटिव में होता है, यहाँ वाई पॉजिटिव में होता है और यहाँ वाई नेगेटिव में होता है। तो यहाँ से जीरो से होता है ये जीरो जीरो। ठीक है, यहाँ से वन स्टार्ट होता है, यहाँ से 2 3 4 जब तक अपन को जाना है। यहाँ होता है 1 2 3 4। ठीक है, ये होता है -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये भी होता है -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है सर। तो इसमें अगर बोलेंगे टू और जीरो का लगाओ तो टू टू जीरो का मतलब है इसको अपन मान रहे हैं एक्स, क्या सर ये समझना, एक्स मान रहे हैं इसको, इसको क्या मान रहे हैं? वाई। तो अपन फर्स्ट वाले को तो एक्स मानते हैं और दूसरे वाले को वाई मानते हैं। ठीक है, तो एक्स जो होगा वो टू होगा, मतलब टू यहाँ पर होगा, और जीरो है, वाई जीरो है मतलब जीरो यहाँ। तो इस चीज़ को अपन एक पॉइंट बोलेंगे। ऐसे अपन पॉइंट्स बनाते हैं, और पॉइंट्स बना के और जो भी लाइन होती है, जैसे ये दो पॉइंट मिल गया, अगर सर मान लो ये दो पॉइंट्स मिल गए तो इन दोनों की लाइन बना देंगे, ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, और ऐसे दूसरी लाइन बनाएंगे और देखेंगे इंटरसेक्ट होती है कि नहीं होती है। ठीक है सर, तो अपन सर अब क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ठीक है सर, हम ग्राफ समझ गए, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन समझ गए कि ऐसा होता है ग्राफ, प्लस माइनस होता है, कहीं भी पॉइंट होता है तो हमें पॉइंट देखना समझ गए कि जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं एक्स और दूसरे को बोलते हैं वाई।
ठीक है। तो एक्स और वाई के हिसाब से प्लॉट कर देंगे, और जहाँ जहाँ प्लॉट करेंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट टिक करेंगे, उसकी जगह क्या कर देंगे, एक लाइन खींच लेंगे, दो लाइन खींच लेंगे, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर उसे इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन, नहीं करती है तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन, पैरेलल होगी लाइन। और एक लाइन कब होगी, कोइंसाइड, जब वो साथ में चलेगी, साथ में चलेगी मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है सर, समझ गए। अब हम आपके एग्जांपल्स पे आ सकते हैं। ठीक है सर, एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल मेन है, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं अपन को, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। अपन को बताना है कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सर, या फिर तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन है, जिसका सॉल्यूशन इसका क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये बताना है। और अगर है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है सर। ठीक है, दो इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है अपन को, एक दे रखी है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सिक्स, और टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बताता हूँ। एक एक्स ले लो और एक वाई ले लो। ठीक है, एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो, दो मिनट। ठीक है, एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो, और एक क्या बना दो, ब्लॉक्स बना दो, एक बॉक्स बना दो। ठीक है, एक बॉक्स बना दो। ठीक है, अब यहाँ अपन को प्लॉट करने के लिए अपन को y की वैल्यू ढूंढनी, तो अपन क्या करेंगे, x में पहले जीरो डाल देंगे। ठीक है, यहाँ x में पहले फर्स्ट इक्वेशन में प्लॉट करो जीरो। अगर यहाँ मैं जीरो डाल दूँ, अगर x की जगह में जीरो डाल दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो y को अगर ये ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, सिक्स अपॉन थ्री मतलब टू, मतलब y इक्वल टू की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। तो मैं बोल दूँ जब जीरो होगा तब y टू होगा। अब मैं बोल दूँ, मैं अपने खुद से मन से ही ला रहा हूँ, जीरो वन टू थ्री ऐसे लेंगे, या माइनस वन ले लो, माइनस टू ले लो, आपके हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लिमिटेशन में लेना है जिससे ग्राफ छोटा बने, छोटा बने जिससे इजीली हो जाए आपका, है ना। तो मैं y को अगर वन मान लूँ तो ठीक है, और ज़्यादा ऐसी क्वेश्चन लेना जो फ्रैक्शन में आए, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगी, डेसिमल में आएगी, डेसिमल आएगी आपको फालतू का, आपको यूनिट और स्केल बढ़ाना पड़ेगा ग्राफ का, वो भी अपन को नीडेड नहीं है। अब जैसे ये आएगी तो ये चीज़ उसमें आ जाएगी अपने ग्राफिक में, फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं यहाँ माइनस टू ले लूँ, नहीं माइनस थ्री ले लूँ ना, माइनस थ्री ले लो, अगर यहाँ माइनस थ्री ले लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ माइनस थ्री ले लेता हूँ तो यहाँ जाके नाइन हो जाएगा, तो थ्री वाई इज इक्वल्स टू नाइन, मतलब वाई इज इक्वल्स टू थ्री। तो जब माइनस थ्री होगा एक्स तो वाई क्या होगा, थ्री। ऐसे दो ले लो या तीन ले लो। ठीक है, ऑलमोस्ट तीन या दो ले सकते हो। अगला क्या ले सकते हो, अगला आपके हिसाब से जो आपको पसंद आए, जैसे प्लस तीन ले लो, माइनस तीन ले लिया, प्लस तीन ले लो। प्लस तीन ले लोगे तो क्या हो जाएगा सर, प्लस तीन लेंगे, अगर यहाँ मैंने प्लस तीन ले लिया, ठीक है प्लस तीन ले लिया, तो ये इधर जाएगा, तो थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री हो जाएगा, और वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो जब थ्री होगा एक्स तब माइनस वन होगा। अपन को क्या करना है, ऐसी क्वेश्चन लेनी जो फ्रैक्शन में, देखो कुछ भी ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फ्रैक्शन में जाए इसलिए अपन ऐसी एक्स की वैल्यू लेते हैं जो अपन को मतलब सर समझ गए। ठीक है सर, ग्राफ में डाल देंगे, उसके लिए उस एक्स की वैल्यू उस इक्वेशन में डाल देंगे और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे ही सर सेकंड के लिए भी सेम चीज़ ही करेंगे, एक्स की वैल्यू डालेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और ये निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे जहाँ जहाँ पॉइंट होंगे। ठीक है, जैसे जीरो टू, जैसे एक्स जीरो होगा तो वाई टू यहाँ कहीं होगा। ठीक है, माइनस थ्री और टू, और एक्स माइनस थ्री कहाँ होगा, माइनस थ्री तो एक्स एक्स का माइनस है, मतलब यहाँ होगा कहीं, माइनस थ्री यहाँ होगा, और वाई का थ्री मतलब यहाँ कहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, और थ्री और माइनस वन, थ्री और माइनस वन का मतलब थ्री यहाँ होगा और माइनस वन नीचे होगा, तो यहाँ कहीं बन, तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी आपकी, है ना, ऐसी कुछ लाइन बनेगी। और दूसरी लाइन भी, इसी क्वेश्चन की लाइन भी ऐसी कुछ बनेगी। बस देखना है तो है सर, अगर वो पॉइंट, देखो ये तो मैंने यूँ लिख लिया, पर पॉइंट अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, अगर इंटरसेक्ट करा तो यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नहीं किया तो नो सॉल्यूशन बोल देना, पैरेलल लाइन है। और हो गया तो अपन बोल देना सर कि हाँ सर डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। बस सर, तो यही तो, इतना से तो करना था सर, ये हम कर लेंगे, हम समझ गए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप दे सकते हो कि ये कैसे करना है, वरना आप समझ गए हो, है ना। ये कुछ क्वेश्चन है और देख लेते हैं सर। क्वेश्चंस क्या है, सिंपल सा अपन को एक बेस बनाने के लिए क्वेश्चन, जैसे 10 स्टूडेंट है, क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स का एक क्विज हुआ था जिसमें 10 जनों ने पार्ट लिया है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, चार गर्ल्स है, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब क्या बोल रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को, सर नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे नहीं पता है, अपन को नहीं पता तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स, कोई भी वेरिएबल में डिनोट कर देते हैं नहीं पता है तो। और नंबर ऑफ बॉयज को मैं क्या बोलता हूँ, वाई। ठीक है, वाई बोल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इज फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब चार ज्यादा है बॉयज, बॉयज का जो नंबर है वाई उससे चार ज्यादा है। अगर मैं बॉयज में के प्लस करूँ चार को तो गर्ल्स निकल जाएगा। इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो एक्स में इसको वाई इधर ले लूंगा, ठीक है, और फोर को यहीं रहने दूंगा। तो ये क्वेश्चन कुछ बन रही है सर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में कितने जनों ने पार्ट लिया था ये बताना है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे। ठीक है, तो अपन को बोला है एक्स था, एक्स प्लस वाई क्या था, 10 था।
सर अपन को क्या बता रखा है, एक्स प्लस वाई मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 10 था। और यहाँ क्या बता रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स जितनी है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज जो है उससे 4 ज़्यादा है। मतलब हमको दो इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई सर, एक तो इक्वेशन ये मिल गई और एक इक्वेशन ये मिल गई। ठीक है सर, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना अगर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन इसी पॉइंट पे बताऊँ, इसी पॉइंट पे मैं आपको एलिमिनेशन बातें बताऊंगा जो आपको बहुत ईजी लगेगा। एलिमिनेशन में तो क्या पता है, बस ये 10 ले लो, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सामने सामने लिख लिया, ठीक है, एज अपन प्लस माइनस में लिखते हैं वैसे लिख लिया। अब यहाँ जो भी इसके नीचे नीचे जो भी साइन होता है ना, उसके नीचे एक अपोजिट साइन लिखना है। इसके जैसे माइनस है तो यहाँ प्लस कर दूंगा, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दूंगा, यहाँ जैसे अपन प्लस ही मानते हैं अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ माइनस कर दूंगा। अब क्या करना है, आपको ये प्लस नहीं लेना है, माइनस ही लेना है, मतलब एक्स माइनस एक्स, है ना। आपको प्लस लेना ही नहीं, अब प्लस हट गया, अब माइनस आया, अब माइनस में नहीं क्योंकि अपने साइन चेंज कर दो, ये सब में करना है, ठीक है। बस ऊपर के साइन चेंज कर देना, इसको एक्स माइनस एक्स कर देना, तो ये कट जाएगा, वाई प्लस वाई, ये वाई माइनस वाई नहीं है, वाई प्लस वाई, तो 2y हो जाएगा। ठीक है, अब 10 - 4 है, 10 + 4 नहीं, 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अगर 3 आ गई तो मैं इस इक्वेशन में अगर डाल दूं तो पता चल जाएगा x - 3 = 4, मतलब x की वैल्यू कितनी थी, 7, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स थी 7 और नंबर ऑफ बॉयज थे 4। ठीक है, ऐसे ही आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये कर देना, वही सेम, मैंने कोई अलग नहीं लिया है, ये क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे, है ना। और शायद ये और इजी है ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन सर इजी पीजी। क्या करना है सर, सर टोटल नंबर ऑफ एज ऑफ 5 फ्रेंड्स है, क्या है एज, टोटल एज ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 100, मतलब 5, मैंने 5 फ्रेंड लिए, कितने लिए सर, 5 फ्रेंड लिए जिनकी एज मिला के कितनी हो रही है, 100 हो रही है। ठीक है, 100 ईयर्स, इफ वन ऑफ देम इज 5 ईयर यंगर देन द एवरेज ऑफ अदर्स, मतलब सर एक्स ने ए ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू क्या है, 100। और मैं बोल रहा हूँ इफ वन ऑफ देम, कोई भी, मैं अगर ए ही मान लूँ, ठीक है, मैं तो लेट ही किया वैसे ए बी सी डी, तो ए मान लूँ, ए इफ वन ऑफ देम इज 5 ईयर यंगर देन, यंगर मतलब ज़्यादा यंग है, ठीक है, छोटा है, देन द एवरेज एज ऑफ अदर्स, दूसरे की एज, अगर मैं बी सी डी ई का एवरेज निकाला, एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, उन सबको प्लस कर दो जो बचे हुए हैं और जितने नंबर से उसको अपॉन कर दो उतने नंबर, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं अपॉन, पहले तो प्लस कर दो सम ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब 1 2 3 4 इवेंट्स है, उनको प्लस कर दिया और अपॉन 4 कर दिया जितने जने थे, तो उसको तो बोला 5 ईयर यंगर, मतलब 5 ईयर छोटा है वो। ठीक है, फाइंड देयर एजेस, अपन को एजेस फाइंड करनी है, इफ वन ऑफ देम इज 5 ईयर यंगर देन द, यंगर का मतलब वो सर ए बी सी डी ई का, इसका जो एवरेज निकालेंगे उससे भी वो 5 साल छोटा है, इज यंगर देन द एवरेज ऑफ दैट, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू -5, तो ये हो जाएगा 4a माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई इक्वल्स टू 5, है ना। ये सॉल्यूशन जाएगा, वैसे लेंदी जाएगा और इतना आपको सिलेबस में नहीं तो करने का मतलब नहीं है, थोड़ा हैवी हो गया। ठीक है, आपका मेन जो सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, है ना। एनसीईआरटी से क्या लिए हुए हैं सर, A1/A B1/B2 C1/C2 अपने पता है, सॉल्यूशन निकालने का, कंसिस्टेंट निकालने का और सॉल्यूशन निकालने का ना। तो उसमें अपन को क्या करना है, इन दो सॉल्यूशंस को लेना है, A1/A2 B1/B2 इस पॉइंट पे लेना है और देखना है कि क्या वो पैरेलल है, कोइंसाइड है कि नहीं है। ठीक है सर, सर फर्स्ट और सेकंड आप कर दो, थर्ड फोर्थ प्रैक्टिस के लिए दे दो, हमें भी तो कुछ करना दो, आप करो क्योंकि प्रैक्टिस तो अभी करनी है, मैं तो कर लगी है ना। 3x - 5 - y = +5 = 0, 6x + 4y - 7 = 0। ठीक है, समझ गए। अब a1 क्या होगा, ये b1 a2 क्या होगा, ये सर हमें पता है a1 ये होगा, a2 ये होगा, माइनस इसको 1 लिख लो यहाँ, ये क्या होगा b1, ये होगा b2, ये होगा c1, ये होगा c2। ठीक है, समझ गए। हाँ सर, हमने पहला आपने बताया था उससे हम समझ गए थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, A1/A2 = B1/B2 करते हैं, पहले होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक करते हैं। A1 क्या है, 3/6, A2 B1 क्या है, -1/4। सर तो पहले में ही डामाडोल हो रहा है कि 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 2 = 6, तो 1/2 = -1/4 जो सेम नहीं होता है। तो ये क्या होगा सर ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। हमें पता है जो पहला ही सॉल्यूशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है सर, वन सॉल्यूशन होता है, मतलब इसका पता चल गया एक ही सॉल्यूशन है इसका। अब सेकंड वाला क्या कर देंगे, सेकंड वाला सेकंड वाली इक्वेशन क्या है सर, 4x + 5y - 3 = 0
8y प्लस 10y, 8x प्लस 10y -6 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। A1 A2 आपको पता है सब, ये कौन क्या होगा तो अपन डायरेक्ट करते हैं। 4/8 = 5/10। पहले ये चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? A1/A2 = B1/B2 चेक कर लेते हैं। सर ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, मतलब बराबर हो रहा है सर। सर C1 पे भी आते हैं, C1/C2 चेक करते हैं। -3/-6, माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है डिवाइड में। 1/2 सर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं सर? इक्वल आ रहे हैं। मतलब ये कौन साइड कर रहा है सर? क्या कर रहा है? कौन साइड कर रहा है का मतलब सर क्या होता है? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। इसके क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, मोर देन 2 तो होंगे ही, है ना? तो नहीं रहता है ना। ठीक है सर, तो अब अपन ने ये तो हमने ग्राफिकली मेथड समझ लिया सर। अब ग्राफिकली मेथड अगर अपन ने समझ लिया है तो अपन अब अल्जेब्रिक मेथड्स कितने थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपके रिलेटेड पोर्शन है, आपका है नहीं तो सर हम उसका ब्रीफ ले लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसमें कुछ दे रखे हैं मैंने, आगे वाली जो वीडियोस आप देखोगे उसमें दे रखे हैं, तो आप वो समझ जाओगे कैसे लिया। अपन अभी मेनली जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड और सर एलिमिनेशन मेथड। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का आप थोड़ा बहुत ब्रीफ दे दो, हमें समझ में आ जाएगा क्या होगा। जैसे दो इक्वेशन होती है ना, कोई भी दो इक्वेशन। ठीक है सर, इक्वेशन का क्या बन गया? जनरल फॉर्म होता है सर, ऐसा कुछ जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा कुछ जनरल फॉर्म होता है सर इक्वेशन। अभी मतलब एलिमिनेशन मेथड वैसे तो मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ बता ही देता। एलिमिनेशन बताया था। सब्स्टिट्यूशन का देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है सर? एक्स को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब ये इस इक्वेशन को एक्स को रखो, एक्स को यहीं रखो और सबको उधर भेज दो। क्या सर? एक्स को वहीं रखो और सिंपल सी बात है इक्वल्स टू के इधर जो सब भेज दो। मतलब एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। पहले फर्स्ट क्या करनी है? फर्स्ट कोई भी इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड ले लो और उसको फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को कहीं भी भेजना है। एक्स की वैल्यू को यहीं रखो और सारी वैल्यू को इधर डाल दो। ठीक है, -b है ना, इन सारी वैल्यू को इधर डाल दो। क्या याद रखना है सर? एक्स की या वाई की? देखो वाई की लो, इधर डाल दो, वाई की यहीं रखो और सबकी इधर डाल दो, या फिर एक्स की यहीं रखो सबकी इधर डाल दो, कोई भी इक्वेशन में, है ना। फिर क्या करो, और जो उसकी दूसरी इक्वेशन जो भी आपने ली है उसकी जो अपोजिट इक्वेशन है, अब जैसे यहाँ पर एक्स लिया था तो यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ, और इसका जो कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है वो भी यहाँ डाल दो। ठीक है, कोफिशिएंट भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब वहीं जाना चाहिए। इसको आप यहाँ जो एक्स है ना इसमें पुट कर दो। सर क्या करना है? इसमें जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो और यहाँ से क्या लाओ? एक्स की वैल्यू लाओ। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो और वाई की वैल्यू फाइंड आउट। एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वाई की वैल्यू इसमें डाल, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ डाल देंगे और वाई की वैल्यू इससे फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट ही क्या अपने? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट बोला आपके एक आपके पास में जना बैठा है तो बोला कि उससे सब्स्टिट्यूट हो जाओ, उसका मतलब क्या है? उसको इधर बैठा दो आपकी जगह और आप उधर चले जाओ। आपकी जगह बैठा दो का मतलब है उसको एक्स को, तो आपका जो एक्स है उसके अंदर डाल दो। ठीक है, और उससे सॉल्यूशन निकाल दो और आप वहां से निकल के वहां चले जाओ। तो जिससे क्या होगा? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कहेंगे सर। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। और ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि बहुत इजी सॉल्यूशन भी था उसका, मतलब इजी इक्वेशन भी थी, उससे बताया तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, मैं होप करता हूँ। पर उसमें करना क्या है सर? सिंपल सी बात है कि वहाँ जो भी इक्वेशन होगी, अपन को दो इक्वेशन दे रखी है, उसमें पहले तो मैंने क्या बोला था, उसकी जो भी ऊपर जो भी हो, अब मान लो यहाँ बी है, ठीक है, यहाँ यहाँ अपने ऐसा माइनस है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर यहाँ प्लस है तो उसके नीचे माइनस कर दो। मतलब इसका अपन पूरा ही चेंज कर रहे हैं, अपन साइन ही चेंज कर रहे हैं। अब a2x का साइन प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, जो इसका अपोजिट होगा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस है ना। ये इंडिकेशन के लिए अपन नीचे लिखते हैं ना, लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है पर आप लिख सकते हो कि इंडिकेशन के लिए लिखते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, अब इस a1x को अपन इससे माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे सर, प्लस तो हट गया, माइनस करेंगे। इसको माइनस से प्लस ले लिया तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस से प्लस ले लिया तो इन दोनों को प्लस करेंगे, और जो भी होगा वो प्लस करेंगे। और इससे इससे कुछ ना कोई टर्म हटेगी। ठीक है, और नहीं हटेगी तो अपन को क्या करना है वो भी अपन समझेंगे कि सर दोनों इक्वेशन सेम थोड़ा ना होती, अपन सेम बनाएंगे। बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही है कि ऐसी इक्वेशन बनाओ जिससे एलिमिनेट हो। सर आपको पता होता है ना, कोई भी एमसीक्यू करते हैं अपन क्या करते हैं, ऐसा अपन आइडिया ढूंढते हैं या नॉलेज ढूंढते हैं जो दोनों से मिल रहा हो। अगर मिल रहा हो तो एलिमिनेट कैसे करते हैं एक ऑप्शन को? जब हमको पता चले ये बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है तो अपन उसको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा बना रहे होते हैं। जैसे ही इसमें ऐसा बनाएंगे एक नंबर को जिससे वो कट जाए। अगर वो कट जाए तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और हर बार कट जाता है, ठीक है सर, और y की वैल्यू निकल जाएगी और इससे फिर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे सर? एलिमिनेशन मेथड। इसको बोलेंगे एलिमिनेशन
मेथड। ठीक है सर, समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और जिससे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और चैप्टर अपना फिनिश इजीली हो जाएगा सर। ठीक है सर। हाँ सर, ये दो इक्वेशंस है। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया था एलिमिनेशन मेथड, कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होता है। ठीक है सर, सॉल्व करने के स्टेप्स है सर, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी। हाँ वो तो है ही है सर। ठीक है सर, अब अपन एक्चुअल पे आए, कम सब्स्टिट्यूशन पे। सर मैंने ये दो दिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके दिए हैं, ये दो मैं भी करवा देता हूँ सर। क्या कराने हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड सर। देखो सर, अपन किसी कोई भी सॉल्यूशन को कैसे भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, कॉस्ट इक्वेशन भी डिलीट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं सकता। आपके 11th 12th में तो कॉस्ट इक्वेशन मेथड रहेगा, इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ। 11th 12th में रहेगा, ऐसा नहीं, और आगे की स्टडीज में तो रहेगा। वैसा नहीं कि डिलीट पोर्शन आपके सिलेबस से, कि आपके ज्ञान से हट गया, नहीं सर, वो सिर्फ सिलेबस से हटा है ना 10th के, है ना। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड तो अभी भी है, और आप दोनों यूज कर सकते हो। पर आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर एलिमिनेशन से करो। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे 2x प्लस 3y हो गया इज इक्वल्स टू 12 हो गया। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या था सर? मैंने बोला था x लो या y लो। मैं पहले x ले लूँ, सेकंड क्वेश्चन में y ले लूँगा। पहले इसमें x ले लेता हूँ। x को इधर लिया मैंने, 12 को इधर रहने दिया, प्लस 3 को अगर मैं इक्वल्स टू इधर भेजूंगा तो क्या होता है सर? नेगेटिव साइन चेंज होता है, 3y हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, यहाँ 2x होगा, या x को मैं क्या कर दूँ, 12 माइनस 3y अपॉन 2 कर दूँ। ठीक है सर, मतलब x मिल गया अपन को। क्या मिल गया? x मिल गया। अब ये अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। सर ये सिर्फ हम एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रहे हैं, इसका जो सीक्वेंस है, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, 12 माइनस 3y अपॉन 2 कहाँ पर डाला है अपन ने? पुट किया x में। कहाँ पुट किया? x में। x में वैल्यू पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो सर, एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये जो 2 एलसीएम का वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 प्लस 2 5, और माइनस आएगा आगे क्योंकि बड़ा 3 और उसके आगे माइनस है। ठीक है सर, तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू, प्लस 12 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 12, 2 माइनस 12, प्लस माइनस माइनस होता है सर। ठीक है, और 12 माइनस 2 10 होता है, और बड़ा है 12, आगे नेगेटिव साइन तो नेगेटिव 10 हो जाएगा। और y इक्वल्स टू सर माइनस 10 अपॉन माइनस 5 होता है, ये प्लस हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा, मतलब 2। तो अपना सर क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2 आ गया। क्या आ गया? y इक्वल्स टू 2 आ गया। अब y की, अपन ने x की वैल्यू क्या रखी थी सर? x की वैल्यू थी 12 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी 12 माइनस 3 की 2। ठीक है, तो 12 माइनस 6 अपॉन 2, मतलब 6 अपॉन 2 मतलब 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू सर आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई सर 2। x की वैल्यू 3 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई। तो सर ऐसे अपन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर ले सर, एक देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड इक्वेशन मानो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं सर? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं सर? सर हम x, अब पहले x को लेता हूँ, मैं y को लेता हूँ, y को इधर रहने दो और सारी वैल्यू को उधर भेज दो। ठीक है, x जो प्लस x था यहाँ होकर माइनस x हो जाएगा, ये ऊपर था तो नीचे ये 3y था, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। 3 नीचे आ जाएगा, फिर डिवाइड होता है, ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है सर, y मिल गया अपन को। अब ये किसमें, सेकंड इक्वेशन में डाल दूँ, 2x माइनस 6 माइनस एक्स अपॉन 3, इसको ब्रैकेट में लूँ क्योंकि सर बार माइनस है 3। इसको आगे सॉल्व कर दो सर। आगे सॉल्व करने पे क्या होगा, 2x माइनस 6 प्लस एक्स अपॉन 3। नहीं सर, इसको हाँ ऐसे कर दो, वो तो भी चलेगा, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको नहीं ऐसा मत रखो, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि अभी तक अपन ने एलसीएम तो लिया ही है। एलसीएम ले लो पहले, तो एलसीएम लेने का हो जाएगा 6x। सर थोड़ा सा टेढ़ा ज़्यादा हो गया, सीधा कर दो। हाँ सीधा कर देते हैं। 2x 6x माइनस 6 प्लस एक्स अपॉन 3, और जो 3 था वो ऊपर से यहाँ चला जाएगा ऊपर 9। ठीक है, तो 6x 7x हो जाएगा। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि सर एक x था प्लस x था, ये दोनों हो जाएंगे 7x माइनस 6, तो माइनस 6 ले जाएगा प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15। तो x कितना आ गया सर? 15/7। सर ये हाँ x आ गया 15/7। अब ये कहाँ डाल देंगे? इसमें डाल देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 15/7 अपॉन 3। 7 6 42,
42 माइनस 15/7/3/1। सर क्या करते हैं? सर हमें पता है 42 माइनस 15 कितना होता है? 14 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 30 12 27। तो 27/7/3/1। तो सर पता है ये जो होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 ले लेते हैं। तो सर क्या करते हैं, 3 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 ले लेते हैं, इसको एक फ्रैक्शन में ले लेते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सर हमने पढ़ रखा है, 9th में पढ़ाते हैं। तो 27/21 आ जाएगा किसका आंसर? वाई का आंसर। हाँ वाई का आंसर, ठीक है सर। और इसको काटो तो काट सकते हो 3 से 9 बार, और ये 7 बार, ठीक है। तो वाई का आंसर आ जाएगा 9/7, ठीक है। एक क्या है 15/7, और एक क्या आया 9/7। ठीक है सर, ये इक्वेशन होगी, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझ में आ गया? समझ में आ गया। बस क्या करना है, एक्स को इधर लो, वाई को इधर लो, या फिर तो एक्स कोई भी एक इक्वेशन को, कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो, एक्स को इधर लो, उसको सबको उधर भेज दो, और दूसरी इक्वेशन में वो पुट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ईजी है सर, कुछ समझ में आया? सब समझ में आ गया सब। एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का ये दो कर देते हैं, आप ये दोनों प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है सर। क्या क्या था? 3x + 4y = 10। सर सबसे ईजी करना था ये तो, हमें पता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही आपने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, 3x + 4y। पहले एक तो चीज़ क्या करनी है, इक्वल्स टू में कुछ, इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए। तो जो भी कांस्टेंट है उसको इधर भेज दो, -10 = 0 कर दो, प्लस से इधर जाएगा तो -10। 2x - y, प्लस से इधर भेज दो तो -3 = 0। अभी इक्वल्स टू ऐसा पूरा देखो रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इक्वल्स टू में, पर ठीक है सर कन्वेंशन के लिए अपन ऐसा नहीं रखते हैं, है ना। इसके लिए अपन इधर भेज देते हैं कांस्टेंट को। पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3x - 2x, प्लस एक्स नहीं है सर, प्लस चेंज हो गया, माइनस में हो गया, तो 3x - 2x एक्स, ठीक है। अब अब इसमें सर एक चीज़ अपने देखी, कुछ कट ही नहीं रहा है सर। यही तो प्रॉब्लम आई सर, अगर कुछ नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ही चेंज कर देंगे। इक्वेशन कैसे चेंज कर देंगे? ऐसी देखो, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, इन दोनों में एक चीज़ देखो, क्या सर कॉमन देखेंगे हम। कॉमन क्या है? ये y में है और ये 4y में। अगर मुझे इसको 4y लाना है ना, अगर मुझे इसको 4y नहीं लाना सर, इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस दोनों में अगर सेम है तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट सकता है। सर कहाँ कहाँ चांसेस है, ये माइनस होके कट सकता है क्योंकि प्लस में। तो यहाँ देखो ऐसा क्या लाऊं जो इसके इक्वल हो जाए, इसमें क्या लाऊं तो इसके इक्वल हो जाए। सर अगर मैं इसको 3 से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 होता है कॉमन में। सर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो ये 6 होता है, मतलब दोनों में 6 आ सकता है, दोनों में एक ही नंबर आएगा, एक नंबर आएगा तभी कटेगा। तो अगर दोनों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वल आ जाएगा। बस यही तो करना था, इक्वेशन को सेम लाना है। अब सर लिया है तो क्या मिल जाएगा, 6x + 8y। पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है एक को करते हैं अपन, पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और इक्वल्स टू में तो कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 6x - 3y = ना। सर इसको क्यों नहीं किया, इसको भी तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते थे, तो 4 सेम हो जाता। नहीं सर, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो प्लस ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, उनको माइनस करना है। यहाँ दोनों में अगर सेम साइन हो और किसी तरीके से आप उसको दोनों को एक ही नंबर ला सकते हो तो ये ट्राई मारो, और सब में ट्राई हो जाएगा इजीली। कोई भी मल्टीप्लाई उसको खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी हो जाएगा सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस प्लस है, ये नीचे माइनस आ जाएगा, यहाँ ये कट गया, 6y माइनस, प्लस ले लो, क्या गया 8 9 10 11, 11y प्लस में क्योंकि बड़ा अभी 8 ही है। इसको माइनस में देखो, देखो हाँ इसमें वो भी बड़ा अगर यहाँ नीचे वाला होगा और उसके साइन ये नहीं ये वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया साइन। ये प्लस से माइनस में लिया, 20 - 9, बड़ा 20 है तो प्लस में ही रहेगा 11। तो सर क्या आ गया, y = 1, y = 1 आ गया। तो अब कोई भी क्वेश्चन देखो, ऐसे कोई नहीं, ये भी क्वेश्चन डाल सकते, इस पर किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हो आप y की वैल्यू। मैं डालता हूँ छोटे में डालूँ तो अच्छा रहेगा ना। तो 3x + 4y में डाल देता हूँ, तो 3x, 4 इधर जाके -4 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, और x = 2, मतलब x = 2 और y = 1, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5x + 4y = 20, 3x - 2y = 4, है ना। देखो कांस्टेंट को नहीं काटना है अपन को, मेन क्या है, कांस्टेंट को नहीं देखना है। कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई कर दो, किससे भी हो रहा है कर दो, कितना बड़ा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपन को y को करना है, y या x को, दोनों में से एलिमिनेशन में एक को काटना है, ठीक है सर। हाँ समझ गए सर। अब इनमें क्या काटो, देखो ये दोनों अपोजिट साइन है तो ये कटेंगे ही नहीं, ये दोनों सेम साइन है ये कटेंगे। अब ये कटेंगे तो इन दोनों को सेम कैसे लाऊं, कोई एक नंबर से सेम ला सकता हूँ। 5 की टेबल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेम आती है जो 3 की टेबल में, 5 की टेबल में 15 है और 3 की टेबल में 15 है जो सेम आता है। तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सर सेम आएगा। कैसे आएगा, 15x + 12y
इज इक्वल्स टू 60 कर दो बराबर। सर यहाँ 15x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 20 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ये दोनों सेम आ गए, ये प्लस में था ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 ये चेंज हो गया साइन, 12 प्लस 10 22 है, ये प्लस था ये नेगेटिव हो गया, तो 60 माइनस 20 40, और 20 तो वैसे भी छोटा ही है तो पॉजिटिव आएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40/20, 2 से काट दो तो 20/11। तो क्या आंसर आ रहा है 20/11, y ये आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में डाल दो सर, मैं 5x वाले में डाल देता हूँ, तो 5x प्लस 4 20/11 इक्वल्स टू 20 से बढ़ा जाएगा तो 55x हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तब, और ये 80 हो जाएगा, 11 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 220 हो जाएगा। तो 55x 80 यहाँ कटेगा तो सर 160 आ जाएगा, नहीं सर 140 आ जाएगा, है ना, 140 आ जाएगा, और x इक्वल्स टू 140/55 आ जाएगा, और इससे सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि सर 2 से कट जाएगा 70, 2 से नहीं 5 से कटेगा लगभग 11 बार ये कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 18, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 28/11, और y की वैल्यू आ जाएगी 20/11। सर समझ गए? हाँ सर थोड़ा टेढ़े मेढ़े में समझे बट समझ गए हम कि एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है। एलिमिनेशन मेथड दो इक्वेशन होगी सर, बहुत सिंपल, दो इक्वेशन होगी, एक दोनों का साइन सेम देखना है, कौन से का साइन सेम है दोनों इक्वेशन, दो अगर दोनों का इक्वेशन में कोई साइन सेम है तो उसके वेरिएबल होना चाहिए, पहले वेरिएबल होना चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद उसको इस मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके नीचे वाले के जो भी मल्टीप्लाई करे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई एक से कॉमन नंबर आ जाए, जो भी कॉमन नंबर आ गया अगर हमें मिलता है, क्योंकि टेबल में कोई ना कोई कॉमन नंबर मिल ही जाएगा, उसको खुद से ही कर दो या फिर उसको ऐसे नंबर से कर दो, दोनों में आने ही एक ना एक पॉइंट पे, तो हर एक टेबल में इतनी बड़ी टेबल होती है उसको 20 0 40 0 50 0 आ ही जाएगा, इतना करना नहीं होता है तो देते ही नहीं, पर अगर करोगे तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, और इक्वल्स टू में कट जाएगा, वो कट जाएगा तो वाई की और एक्स की वैल्यू दोनों मिल जाएगी। वैसे तो मैं बोलता हूँ सब्सटीट्यूशन ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एलिमिनेशन में आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई में एरर आने का, देखो सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होने का एलिमिनेशन में है, सब्सटीट्यूशन में कम है, सब्सटीट्यूशन में एलसीएम लेने का प्रॉब्लम है, वरना कुछ नहीं है, एलिमिनेशन में तो मुश्किल है। तो आगे जाके जो होगा तो आप चूज़ करना, तो सब्सटीट्यूशन ज़्यादा अच्छे से चूज़ कर सकते हो मैं बोलता हूँ, वरना तो दोनों ईजी है, कोई हार्ड काम तो दोनों ही नहीं है। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सर अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है सर, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, वही मैंने जो एप्लीकेशन बेस्ड स्टार्टिंग में 2 3 बताया था ना, बस वही है सर उसमें। और ये वाला मत करना, ये दोनों मत करना, क्योंकि ये दोनों अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेंगे, क्योंकि ये थोड़े मतलब इसके टेक्निक बताना बाकी है, वरना तो है तो दोनों ईजी है बट टेक्निक बताना बाकी है। फर्स्ट वाला आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला प्रैक्टिस में लिख लेता हूँ, सेकंड थर्ड मत करना, ये अपन टेस्ट क्वेश्चन में ले लेंगे। सर समरी हमने क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी से समरी लेके ग्राफिकल मेथड एल्जेब्रिक मेथड पढ़े थे, ठीक है, और क्या पढ़ा था, और ग्राफिकल मेथड सब समझ लिया था, कंसिस्टेंट समझ लिया, इनकंसिस्टेंट समझ गया है, पैरेलल यूनिक, सर यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब वन सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स कौन होते हैं, जो इन्फिनेटली होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, और जो नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है सर, सर हमने समझ लिया था कि कैसे उनके कोफिशिएंट देख के भी हम पता लग सकते हैं कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट है, ठीक है, वरना तो हमने 3 फॉर्मूले तो पढ़ ही लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन में था, एलिमिनेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो पढ़ना है, जो अपन अगले पढ़ लेंगे। ठीक है सर, तो हमें इंट्रोडक्शन पार्ट से सर हमारा एक एम पता चल गया है कि हम कैसे इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं, है ना। तो खमागनी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर से, आपको जल्द से जल्द आपकी हेल्प आपकी मिल जाएगी, ठीक है। और किसी भी कंटेंट पे आपको लगता है कि वीडियो बनानी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आप ही का है, आप बताएंगे तो हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ दिलीप सर बोलते हैं कंसिस्टेंसी रखो, और इसी आदतों के साथ इसी अंदाज के साथ आते रहो, ठीक है। टीम डी ऐसे